गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी एपीएससी स्कूल कठुमर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और हम जो सेकंड चैप्टर चल रहा है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, उसमें जो आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने मुख्यतः जो मॉडल दिया था वो एक इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए दिया था। जो परमाणु एक इलेक्ट्रॉन, परमाणु या आयन एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, उनके लिए ये मॉडल दिया गया था। उनके लिए सक्सेस हुआ था ये मॉडल। और ये क्वांटम सिद्धांत के आधार पर, क्वांटम सिद्धांत की इसमें सहायता ली गई थी, क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। तो बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल। सबसे पहली बात, ये मॉडल 1913 में दिया गया था। रदरफोर्ड ने 1911 में प्रयोग किया था। रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां आई थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ये नील्स बोर ने दिया था ये मॉडल। क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया था इसमें, तरंग यांत्रिकी का। तो 1913 में नील्स बोर ने यह मॉडल प्रतिपादित किया। जो कि विकिरणों के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। इसकी निम्न अवधारणाएं थी। इसकी क्या क्या उसने बातें कही इसके बारे में, इस मॉडल की जो मुख्य अवधारणा है, इसकी निम्न अवधारणाएं। इसके मुख्य बिंदु क्या क्या है? सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या कही, बोर ने, कि परमाणु में जो प्रोटॉन है वो नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु में प्रोटॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। नाभिक में उपस्थित होते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर स्थायी, एक वर्ड जोड़ दिया, स्थायी, अस्थायी नहीं है, स्थायी, स्थायी वृत्ताकार पथों में चक्कर लगाते हैं। इन स्थायी वृत्ताकार पथों को ही, जो मार्ग है, इन स्थायी वृत्ताकार पथों को ही हम क्या बोलते हैं? कक्षा, कक्ष या कोश या ऊर्जा स्तर। इन पथों को ही, इन वृत्ताकार पथों को ही क्या क्या नाम दिया गया है? कक्षा, ध्यान से देख लेना भाई, कक्षा या कोश या कक्ष, या इंग्लिश में बोल देते हैं शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट, या ऊर्जा स्तर भी कहते हैं, या ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखना है, कई बार इनसे ही क्वेश्चन कंफ्यूजन में आ जाता है।
कक्षा या कोश या कक्ष या सेल या ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या ऊर्जा स्तर एक ही बात है, ठीक है ना। तो जैसे ये नाभिक है, नाभिक के चारों ओर ये इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से। ये तो आपका नाभिक हो गया जिसमें प्रोटॉन उपस्थित है, इनमें इलेक्ट्रॉन रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब इन कोशों को क्या नाम दिया गया है? इनको हम K L M N कहते हैं। पहले कोश को K कोश, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, K L M N O P, ऐसे इस तरह से K L M N नाम दिया गया है, ठीक है ना। जिन्हें हम K L M N आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, मतलब अगर पहला कोश है तो वो क्या कहलाएगा? K कोश। दूसरा कोश है L, तीसरा कोश है M, चौथा कोश है N। तो ये इसकी प्रथम अवधारणा थी जिसमें उसने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक के चारों ओर स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं। इन ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा निश्चित रहती है। इनको ही हम कक्षा, कोश या कक्ष कहते हैं, सेल या ऑर्बिट। और इनको KLMNO द्वारा प्रदर्शित किया जाता है क्रम से। पहला कोश है K कोश, दूसरा L, तीसरा M, चौथा M। तो ये प्रथम अवधारणा हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर दूसरी अवधारणा देखेंगे। अब देखिए दूसरी इसकी अवधारणा, ये स्क्रीनशॉट ले लिया इसका प्रथम अवधारणा का। दूसरी अवधारणा क्या कहती है? दूसरी अवधारणा इन ऊर्जा स्तरों के क्वांटीकरण को बताती है, ऊर्जा की एक निश्चित मात्रा को बताती है। कैसे? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज हो। मतलब उसमें ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन किसी भी वृत्ताकार पथ पे चक्कर लगा लेगा, उसी वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा जिसमें चक्कर लगाने पर उस इलेक्ट्रॉन का जो कोणीय संवेग है वो h/2π का क्या है? पूर्ण गुणज है। अब देखो कोणीय संवेग क्या होता है?
कोणीय संवेग, देखो रेखीय संवेग तो होता है mv, रेखीय संवेग तो आपको पता है mv, इधर लिख देता हूं, रेखीय संवेग, जब रेखीय गति कर रहा है कण, रेखीय संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग, और कोणीय संवेग होता है mvr, जब कोई कण है जो वृत्ताकार गति कर रहा हो, ठीक है ना, तो कोणीय संवेग mvr होता है। तो ये mvr है जो किसके बराबर होना चाहिए, n गुणा h अपॉन 2 पाई के बराबर, मतलब h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। तो ये यहां n बराबर 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, कोष की संख्या है, मतलब पृथक के कोष में, तो यहां पर n का मान 1 आ जाएगा, h अपॉन 2 पाई, mvr का मान h अपॉन 2 पाई के बराबर होना चाहिए। पाई का मान पता ही है 22/7, h का मान आपको पता ही है 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड इनवर्स। ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। v क्या है, उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वेग, जिस वेग से गति कर रहा है इलेक्ट्रॉन। और r क्या है, कक्षा की त्रिज्या, जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है उस कक्षा की क्या है, त्रिज्या। तो mvr बराबर nh अपॉन 2 पाई। तो इस तरह से उसने एक निश्चित कर दिया, कक्ष की ऊर्जा को क्या कर दिया, निश्चित कर दिया कि ये कक्ष की जो ऊर्जा है वो किसके बराबर होगी, mvr के बराबर होगी। तो ये जो अवधारणा है वो इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को समझाती है। ये अवधारणा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन के कोणीय संवेग, कोणीय संवेग के क्वांटीकरण को दर्शाती है, क्वांटीकरण को दर्शाती है। ठीक है भाई, ये द्वितीय अवधारणा हो गई बोर की, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए तीसरी अवधारणा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया भाई। तीसरी अवधारणा क्या कहती है कि नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो आकर्षण बल है उसके अपकेंद्रीय बल से संतुलित होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर क्यों नहीं गिरता, जो रदरफोर्ड के मॉडल में समस्या आई थी वो क्या आई थी कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा कम होती जा रही है और वो नाभिक की ओर आकर्षित होता है, लास्ट में नाभिक में गिर जाएगा, ये एक कमी निकाली थी। पर यहां उसने इसका क्या वो दिया निराकरण कि जब इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो नाभिक का आकर्षण बल लगता है वो उस वृत्ताकार गति के कारण जो अपकेंद्रीय बल बाहर की ओर लगता है उस अपकेंद्रीय बल से क्या हो जाता है, संतुलित हो जाता है। तो नाभिक द्वारा, तीसरी अवधारणा है, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला, नाभिक द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण बल उसके अपकेंद्रीय बल के बराबर होता है, उसके अपकेंद्रीय बल से संतुलित हो जाता है, संतुलित हो जाता है। जैसे ये नाभिक है, ये इस पथ में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे,
तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच तो आकर्षण बल लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार गति कर रहा है, तो इस वृत्ताकार गति के कारण इसके विपरीत दिशा में अपकेंद्रीय बल भी लग रहा है। इसके विपरीत दिशा में क्या लग रहा है? अपकेंद्रीय बल। तो ये दोनों बल, ये तो आकर्षण बल और ये अपकेंद्रीय बल, तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं। अब देखो जो यहां पर वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है, क्योंकि नाभिक में क्या है? प्रोटॉन, और यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन, आवेश है, तो आवेशों के बीच वैद्युत आकर्षण बल लग रहा है। तो वैद्युत आकर्षण बल का मान क्या होगा? वैद्युत आकर्षण बल, इसका मान होता है के नियतांक है, जिसका सीजीएस में मान 1 होता है। के जेडी, ये क्या है? नाभिक का आवेश, इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, इनके बीच की दूरी, ये त्रिज्या। तो इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो वैद्युत आकर्षण बल का मान हो गया। और अपकेंद्रीय बल का मान क्या होता है? वृत्ताकार गति के कारण जो अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, उसका मान होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। फिजिक्स में ये सारे फॉर्मूले। अब ये दोनों बल एक दूसरे को बराबर कर देते हैं, तो वैद्युत आकर्षण बल बराबर संतुलित कर रहा है ना अपकेंद्रीय बल को, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो इलेक्ट्रॉन इसी पथ में चक्कर लगाएगा, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा। अपकेंद्रीय बल, तो ये तो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और ये है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये आपकी तीसरी अवधारणा हो गई कि नाभिक द्वारा जो इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल लगता है, वो उसके अपकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहीं पर चौथी अवधारणा भी लिख देता हूं। जब इलेक्ट्रॉन स्थायी वृत्ताकार कक्षाओं में, स्थायी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं, तो ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ना तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, ना ही उत्सर्जन। मतलब इनकी ऊर्जा निश्चित रहती है जिस कक्ष में चक्कर, उसके बराबर। ना तो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ना उत्सर्जन करते हैं, ठीक है ना। इसलिए इनका पथ छोटा नहीं होगा। वो वाली समस्या दूर कर दी रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमी आई थी। अब अगली अवधारणा देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इलेक्ट्रॉन कब ऊर्जा का अवशोषण करेगा, कब उत्सर्जन करेगा, ये चीज देखिए। इसको मिटा देता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लिया भाई इसका। हाँ भाई, अब अपनी पांचवी अवधारणा कि यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, जाता है, तो उसे ऊर्जा का अवशोषण करेगा। और यदि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। तो इस तरह से ये नाभिक, ये पहला कोष, ये दूसरा कोष, ये तीसरा कोष। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहा है या इसमें जा रहा है, उच्च ऊर्जा स्तरों में जा रहा है, ये पहला कोष, ये दूसरा, ये तीसरा है, तब तो ऊर्जा का क्या होगा? अवशोषण। ऊर्जा का अवशोषण।
और मान लीजिए उच्च ऊर्जा स्तरों से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है। मान लीजिए इससे इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है पहले में, तो इस समय ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। तो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण जो होता है वो आपको पता ही है, क्वांटीकृत रूप में होता है, विकिरण के रूप में। तो जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा का अवशोषण करता है, और जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, तो ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, ठीक है भाई। अब कितनी ऊर्जा का अवशोषण होगा, कितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, तो ये इनके ऊर्जा अंतरों पर निर्भर करता है भाई। उत्सर्जित या अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, दोनों की ऊर्जा स्तरों का अंतर E2 माइनस E1, और ये h न्यू के बराबर होगी भाई। पैकेट्स के रूप में निकलेगी। इस कक्ष की ऊर्जा भी निश्चित है, इसकी भी निश्चित है, तो निश्चित ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होगा, तो उसका मान ये होगा। कितनी ऊर्जा अवशोषित हो रही है या उत्सर्जित हो रही है, ये ही रहेगी। E2 माइनस E1 बराबर में h न्यू, या न्यू बराबर उसकी आवर्ती क्या होगी जो तरंग विकिरण के रूप में उत्सर्जित होगी, तो वो होगी डेल्टा E अपॉन h, ये हो जाएगी। ये E2 और E1 E2 क्या है, ऊर्जा स्तरों की या कक्षों की ऊर्जा है, निम्न व उच्च ऊर्जा स्तरों के कक्षों की ऊर्जा। तो ये आपकी 5वीं अवधारणा होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। हाँ भाई, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। हाँ भाई, अब देखो छठे अगली अवधारणा क्या है कि इलेक्ट्रॉन की जो तलस्थ अवस्था है, ग्राउंड स्टेट है, सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर वाली इलेक्ट्रॉन की तलस्थ अवस्था होती है ग्राउंड स्टेट, सबसे न्यूनतम ऊर्जा वाली ग्राउंड स्टेट या न्यूनतम ऊर्जा स्तर वाली। जैसे पहले कोष की ऊर्जा सबसे कम होती है, तो तलस्थ अवस्था के अतिरिक्त अन्य अवस्थाएं उत्तेजित अवस्थाएं कहलाती है।
और लास्ट है इसकी कि जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ साथ उसकी ऊर्जा भी बढ़ती जाती है, मतलब जैसे ये वैसे समझ लो, ये नाभिक है, नाभिक के चारों ये कोश है, ये पहला कोश है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसकी ऊर्जा E1, इसकी E2, इसकी E3 और इसकी E4। तो E4 का मान सबसे ज्यादा होगा, E3 का मान उससे कम, E2 का मान उससे कम और E1 का मान सबसे कम। ये इनकी ऊर्जा है। तो नाभिक से दूरी बढ़ने के साथ इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा भी बढ़ती जाती है। ये अवधारणाएं किस में है? बोर के परमाणु मॉडल में। अगली क्लास में हम जहां पर भाई बोर के परमाणु मॉडल में ऊर्जा की बात की है, तो किस कोष की कितनी ऊर्जा होती है, या किसी कोष में इलेक्ट्रॉन का क्या वेग होता है, या किसी कोष की त्रिज्या क्या होती है, इन चीजों के मान किस प्रकार से ज्ञात किए जाते हैं, इनके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना काफी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई।